Okay, so let us start with simple harmonic motion, oscillatory motion. Question number 1. Which one of the following equations of motion represent simple harmonic motion? Simple harmonic motion के लिए there are two things that you need to know. एक तो force is always proportional to minus x. Force and displacement are oppositely directed. क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन बनाना शुरुआत ही यहाँ से करते हो. सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. वो आता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय द वे. तो इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दिख नहीं रहा है. अब आती है बात ए और बी में. वैसे ए भी नहीं हो सकता, but anyways we need to verify कि B is the right answer. If you remember simple harmonic motion, this is extreme position, this is mean position, this is right extreme. Let us say A O B. आपको अगर याद होगा पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सट्रीम्स पे 0 होता है और पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद इट हैज टू गो बैक. मतलब दिस मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम कहां पे? एक्सट्रीम्स पे. तो A इज मैक्सिमम वेयर एट x इक्वल टू प्लस माइनस एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को मैं A से डिनोट करता हूं, तो मैं इसको नाम चेंज कर दूंगा. आई विल कॉल इट एज C. ओके राइट. तो वेयर इज एक्सेलरेशन मैक्सिमम? एट एक्सट्रीम्स. कहां पे? एट x इक्वल टू प्लस माइनस a. करेक्ट. वेयर इज एक्सेलरेशन मिनिमम? वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम? वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर. मैक्सिमम वैल्यू मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ चेंज ऑफ ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन. एक्सट्रीम से क्या हो रहा था? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या था आपका? 0. लेकिन 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इसीलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बट एट द मीन इफ द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल कीप गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ इट इज कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट विल कीप गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मतलब वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, मतलब एक्सेलरेशन इज 0 एट द सेंटर. करेक्ट. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन at the mean position should be 0? Basically ऐसा है, you should say if I put x plus a equal to 0, क्योंकि ये होना चाहिए आपका मीन. मीन पे x की वैल्यू क्या होती है? 0. तो if you put x plus a equal to 0, then you have acceleration 0, right? तो therefore x equal to minus a. x equal to minus a मतलब आप पार्टिकल के मीन को शिफ्ट कर रहे हो. कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? सेंटर पे. तो at x plus a equal to 0 मतलब इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. यहाँ पे नहीं होगा वैसा. तो एक ही ऑप्शन है जहां पे सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. आल्सो नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन मोस्टली थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस है इसका. तो यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, राइट. तो आइडिया इज एक तो एक्सेलरेशन में माइनस साइन दिखना चाहिए, तो यहाँ पे, और ओनली वन इज देयर विथ नेगेटिव साइन. दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज माइनस k0 x प्लस k1 x स्क्वायर. गुड. तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास कैपिटल M suspended from a spring of negligible mass is T. If along with it another mass M is also suspended, the period of oscillation will now be. तो ऐसा है, time period of oscillation of mass M suspended from a spring. आपके पास एक मास है M, ये एक स्प्रिंग से सस्पेंड किया है, इसका टाइम पीरियड है T. तो T1 is T. अब आगे बोला है if along with it another mass M is also suspended, मतलब now what happens is
इसके साथ साथ आपने और एक मास लगा दिया और ये भी m है बेसिकली, दिस इज आल्सो m. So what is the time period of oscillation? This is what they are asking you. So how to solve this? B. How come B? How come the time period T is 2 pi by omega? But do you remember omega was root of m by k या k by n? उधर L by G is for pendulum. तो ये आता है अंडर रूट ऑफ k by m, मतलब अंडर रूट ऑफ m by k. तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. तो t2 by t1 is equal to root of m2 by m1. What is m2? m2 is twice m, क्योंकि m plus m. So here this is equal to root of twice m by m, मतलब this is equal to root of 2. So t2 is root 2 times of t1. So option number D. So you will get option number D. So this is nothing but, therefore you will have t2 equal to 2 times of root 2 times of t1, that is root 2 t. Option number D. Done. Next question. A point performs simple harmonic oscillation of period t, and the equation of motion is given by x is equal to a sine of omega t plus pi by 6. Okay, after what fraction of time will the velocity of the point be equal to half of its maximum value? So at what time basically velocity will be half of its maximum value? सबसे पहले, how do you find out velocity? dx by dt. This is equal to d dt of x, which is a sine of omega t plus pi by 6, right? a constant, डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos of omega t plus pi by 6. ओमेगा t का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा. ओके, ये आ गया. इफ यू रिमेंबर, अगर आपको इक्वेशंस याद है तो इसको आप हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हो, ए ओमेगा. तो v इक्वल टू v0 इज मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, मतलब हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, मतलब v की वैल्यू क्या आनी चाहिए? v0 by 2. तो दिस इज इक्वल टू v0 cos ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 6. तो ये और ये कैंसल. हाफ वैल्यू कब आती है? cos की वैल्यू हाफ कब आती है? 60, मतलब पाई बाय 6. So this is cos pi by 6 equal to cos of omega t plus pi by 6. Correct? Correct? Pi by 3. 60 degrees pi by 3. Pi by 3. So pi by 3 equal to omega t plus pi by 6. Therefore, you will have omega t is equal to pi by 3 minus pi by 6. 60 minus 30. 60 minus 30 is 30. So that is again pi by 6. तो ये आ गया ओमेगा टी की वैल्यू pi by 6. आपको क्या पूछा है? आपको टी पूछा है, टाइम पीरियड. सो यू नो ओमेगा इज 2 pi by टाइम पीरियड इक्वल टू pi by 6. कैंसल. तो you will have t is equal to t by 12. तो t is equal to t by 12. तो आपको टाइम पूछा था इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड.
t/12, ऑप्शन नंबर डी. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. तो क्या करना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, वहां से वेलोसिटी फाइंड करो. वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, आपको बोला है वेलोसिटी शुड बी हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू. हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू डालना, सॉल्व करो, यू विल गेट t इक्वल टू t/12. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two simple harmonic motions of angular frequency 100 and 1000 radian per second have the same displacement amplitude. Okay. The ratio of their maximum accelerations is. अब क्या बोला है, two simple harmonic motions with angular frequencies, मतलब omega 1 and omega 2. Omega 1 is 100 and omega 2 is 1000 radian per second. Have the same displacement amplitude, same displacement, they have same displacement, मतलब a1 equal to a2. What is the ratio of their maximum accelerations? If you remember, acceleration maximum is a omega square. It is a omega square, which means maximum acceleration is proportional to omega square because amplitudes are constant. इसका मतलब आपको a1 by a2 पूछा है, ओमेगा 1 by ओमेगा 2 का स्क्वायर. ओमेगा 1 कितना था 100, ओमेगा 2 कितना था 1000, उसका स्क्वायर पूछा है. कैंसल कैंसल, 1 by 10 स्क्वायर मतलब 1:100. 1 by 10 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So when two displacements represented by, ये y1 y2 मान लेंगे, this is gamma gamma 2, but I will write down y1 and y2. So you have two displacements, y1 equal to a sine of omega t and y2 equal to b cos of omega t. They are superimposed. The motion is, आपको पता है superimpose मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये हार्मोनिक मोशन है y1, यस, y2, यस. तो इन दोनों का एडिशन, सुपर इम्पोजिशन विल आल्सो बी सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस क्वेश्चन इज orally can be orally solved because you know that y equal to y1 plus y2, that is a sine omega t plus b cos omega t. This is again simple harmonic with amplitude, is simple harmonic motion with resultant amplitude r as under root of a square plus b square. Good. Next question, ये लिखने की जरूरत नहीं है because it's quite simple. अगला question. A particle is executing simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha and its maximum velocity is beta. Then its time period of vibration will be. In this type of questions, always remember maximum acceleration जब बोला है मतलब a max आपको बोला है, what is a max? Alpha, and you know it is always a omega square. Then velocity maximum v max is beta, that is a omega. Okay. तो इन दोनों को डिवाइड करता हूं मैं, तो अल्फा बाय बीटा इज ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा. ए कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, एक ओमेगा. अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, बट ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय टाइम पीरियड, व्हिच मींस टाइम पीरियड t is 2 pi beta by alpha. So you have option number A. Done. This is how you are supposed to solve this question. Next question. The damping force on an oscillator is directly proportional to velocity. So damping force, अभी damping force क्या होता है मैं बता देता हूँ. Okay. तो first of all, अभी तक हमने एक स्प्रिंग लिया था विथ सम कांस्टेंट के, एक मास लिया था. अजम्पशन ये था कि ये जो मास है
This is in vacuum, so there is no force which will damp the motion. मतलब resistive force नहीं है, opposition force नहीं है. The moment you put this system into water, okay, तो इस सिस्टम को आप जैसे ही वाटर में डालोगे, the motion is nothing but this motion becomes a motion, आगे motion. फटाफट बताओ क्या होगा अगर मैं इस मास को पुल करके छोड़ देता हूं. इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विथ कांस्टेंट amplitude. Amplitude is not decreasing with time, is what I'm saying. Amplitude is constant with time. Now if I put this system in water, तो ये जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, डैम्प करेगा. तो इस पे दो फोर्स एक्ट होंगे. ऑफ कोर्स एक फोर्स तो है ही जो आपको पता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, और दूसरा जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. बोला है यस. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो F इक्वल टू माइनस बी वी, वेयर बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट. गुड. आगे क्या बोला है, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर, मतलब बी के यूनिट्स पूछना है. सिंपल. बी इज F बाय V. F is mass into acceleration, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मीटर पर सेकेंड, कैंसल 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 कैंसल. किलोग्राम पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. There's nothing in this question at all. Okay. Next question. Question number 8. A particle is executing simple harmonic motion and has maximum velocity v0. Its displacement, its speed at displacement a by 2 will be. आपके पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एम्पलीट्यूड a. उसका मैक्सिमम वेलोसिटी v0 मतलब a ओमेगा is v0. Its speed at displacement a by 2 is. Its speed at displacement a by 2 is. So this question is easy to solve because you know v in general is omega under root of a square minus x square, but आपको x की वैल्यू a by 2 बोली है. Therefore you will have v equal to omega under root of a square minus a square by 4, क्योंकि x स्क्वायर था. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. तो 3a square by 4, राइट. तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3 a ओमेगा, a बाहर आ गया, by 2, बट a ओमेगा इज v0. So this is under root 3 by 2 times of v0. Under root of 3 v0 by 2, option number A. Simple. Next question. What should be the displacement of a simple pendulum whose amplitude is A, at which potential energy is 1/4 of total energy? देखो आपको याद होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन लोगे या फिर यहाँ पे इसको आप सर्कुलर मोशन लोगे. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन the angular displacement of pendulum is very small, few degrees, less than 10 degrees to be precise. So under that condition, ये जो pendulum का motion है, it can be taken to be simple harmonic linear motion. मतलब okay, तो ऐसा आप कर सकते हो. Then yes, now क्या बोला है, what should be the displacement at which potential energy is 1/4 of total. So potential energy U is 1/4 of total energy E, right? Potential energy of pendulum is half kx square. अगर आपने इसको सिंपल हार्मोनिक ट्रीट किया है तो टोटल एनर्जी अगर आपको याद होगा तो हाफ के ए स्क्वायर आता है.
इफ यू रिमेम्बर हाफ के ए स्क्वायर आता है बाय 4, कैंसल 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 और ये भी कैंसल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, तो एक्स इक्वल टू ए बाय 2, मतलब एक्स इक्वल टू ए बाय 2, मतलब हाफ एम्पलीट्यूड पे टोटल एनर्जी का 1/4 है पोटेंशियल, तो 3/4 कौन सा है फिर काइनेटिक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have done this in regular class, but I still want you to do it. This is simple. A mass is suspended, mass m is suspended from two springs of spring constant k1 and k2 as shown. The time period of vertical oscillation of the mass will be, first of all, this is series combination of spring, and in case of series combination of spring, equivalent is k1 into k2 upon k1 plus k2. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1 by k1 plus 1 by k2 which is k1 k2 upon k1 plus k2। आपको क्या पूछा है? टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 pi by omega। व्हाट इज ओमेगा? अंडर रूट ऑफ k by m, बराबर, करेक्ट। दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k इक्विवेलेंट, ऑफ कोर्स k इक्विवेलेंट, तो यह आएगा आपका 2 pi अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट, दैट इज k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, k1 into k2 अपॉन k1 प्लस k2। ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो m k1 प्लस k2 अपॉन k1 into k2 का रूट और बाहर 2 pi। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? करेक्ट, सिंपल, good to go ahead। okay, next question, a man weighing 60 kilogram stands on the horizontal platform of a spring balance. The platform starts executing simple harmonic motion of amplitude 0.1 and frequency, I think it should be 2 hertz, we'll check it out later। Which of the following statements is wrong? So there's a correction in the question. You have this as 2 by pi at the first place. Frequency is 2 by pi. Two methods to solve this. Of course, one method is oral method, as you just said. There is a platform which is connected to a spring. You have a platform connected to a spring on which there is a man standing of 60 kilogram. तो ये जब ऑसिलेट होगा नीचे और ऊपर, as you know, when lift goes down, acceleration, net acceleration is g. What is net acceleration when the lift goes down? g plus a or g minus a? So आपको ये अभी याद होना चाहिए, a fluctuates between, net acceleration fluctuates between g plus minus a, depending on if the lift is going up or if the lift is going down। तो इसका मतलब for sure अगर 60 kg उसका मास है, ओके, तो जो वेट होगा, मतलब स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो वेट है, it will be less than 60 sometimes and greater than 60 sometimes, मतलब 50 and 70। ओरली क्वेश्चन हो गया सॉल्व ओरली, बट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू सॉल्व दिस मैथमेटिकली आल्सो। हाउ टू डू दैट? तो ऐसा करेंगे हम। द थिंग इज, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, राइट? डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड इज 2 pi रूट ऑफ k by m, अभी बताया था। This is 1 by frequency, 2 pi root of k by m, right? But frequency was 2 by pi, so pi by 2 equal to 2 pi root of k by m, correct? Okay, pi cancel, 1 by 4 root of k by m, squaring on both sides, 1 by 16 k by
m by k. मैं वो बता रहा था अभी आपको कि solve it and then we'll see what happens. Okay, तो you have to be a little careful. यहाँ पे m by k आता है, m by k, and here also m by k. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए and be careful with this. तो ये m by k, तो यहाँ पे भी m by k. So m by k and m by k, right? So k is 16m, m is 60, 16 6 are 96, 960. This is 960. But what was k? F equal to kx. K was spring constant. F by distance, मतलब न्यूटन पर मीटर. This is न्यूटन पर मीटर. आपको k वैल्यू मिल गई. k वैल्यू से क्या मिलेगा? k वैल्यू से स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है k इंटू एक्स वो मिलेगा, राइट? तो आपको क्या बोला है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड कितना है? 0.1. So force due to spring will be plus minus k into a. Why plus minus k into a? क्योंकि जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है बट ऑन द नेगेटिव साइड, तो माइनस के ए, डिस्प्लेसमेंट है टू द मैक्सिमम साइड, मतलब प्लस के ए. तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग विल बी प्लस माइनस के ए. प्लस माइनस 960 इंटू ए कितना है? 0.1. ओके, तो प्लस माइनस 96 न्यूटन. सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, as you know, reads weight. तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, will be equal to mg plus minus fs, है ना? क्योंकि वेट, अरे देखो बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें. टेल मी व्हाट आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ड्यू टू वेट एंड ड्यू टू स्प्रिंग. तो ये आएगा आपका mg प्लस माइनस fs, मतलब mg प्लस fs और mg माइनस fs. मैं प्लस माइनस, मैं उल्टा क्यों नहीं लिख रहा हूं? आई कैन राइट fs प्लस माइनस mg. क्यों नहीं? m इंटू जी, व्हाट इज 60, g 10, 600. This is greater. fs is smaller, so you will have 600 plus minus 96, isn't it? तो 600 माइनस करोगे 96, तो रफली 504, और प्लस करोगे तो 696 न्यूटन. दिस इज न्यूटन एंड न्यूटन, राइट? ये मल्टीप्लाइड बाय जी है. तो मास मतलब वेट विल बी इक्वल टू 50.4 kg weight, or it will be 69.6 kg weight. तो 50 to 70, roughly 50 to 70 approximately. तो मैथमेटिकली भी आना चाहिए. You are right, you are also right, but I want you also to know this particular way of solving. Next question. For an oscillating mass attached to a spring, the kinetic and potential energies are equal when the displacement is about how many % of amplitude? आपको बोला है kinetic और potential energy इक्वल होना चाहिए, मतलब U should be equal to K. You know this is half kx square. This is equal to kinetic energy. अभी kinetic energy तो K लिख देता हूँ. You know this is half m v square, but v is omega under root of a square minus x square. Therefore half k x square equal to half m omega square a square minus x square. m omega square is nothing but k, तो मैं k की जगह पे m omega square पहले से ही लिख देता हूँ. m omega square, ये और ये कैंसिल हो गया, राइट? ओके, k is m omega square, तो कैंसिल आउट कर दिया हमने इसको, राइट? तो ये आ गया, हाफ भी गया,
मतलब x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर, यहां तक क्लियर? श्योर। तो यू हैव 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब यू हैव x इक्वल टू a बाय रूट 2। करेक्ट। हाउ मेनी परसेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऐसे पूछा है, तो x इक्वल टू a बाय रूट 2 दैट इज 0 पॉइंट, आपको पता है व्हाट इज रूट 2? Yes, but do you know what is 1 by root 2? If you know trigonometric table, 1 by root 2 is 0.7071. So 1 by root 2 is 0.7071 times of a. ये fractional value है, परसेंटेज में लिखोगे तो it will be 70.71% of a, मतलब roughly option number A, 70% of the amplitude. This is how you are supposed to solve this question. Next question. A block of mass m is connected between two springs of constants k1 and k2 is made to oscillate. The frequency of oscillation of the system shall be. मैंने बताया था this is nothing but parallel combination. क्यों? क्योंकि दोनों स्प्रिंग का एक एंड ये मास को कनेक्टेड है और दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है, तो इट इज एज गुड एज शोइंग दिस डायग्राम लाइक दिस। यहाँ पे एक स्प्रिंग और यहाँ पे एक और स्प्रिंग कनेक्टेड टू, बोथ कनेक्टेड टू द सेम मास, मतलब यू कैन से इन फैक्ट दीज आर इन पैरेलल। तो ऐसा बोल सकते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दिस इज हाउ इट इज। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट आता है जस्ट k1 प्लस k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट k इज k1 प्लस k2। को क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई रूट ऑफ k by m, राइट? रूट ऑफ k by m, m by k, राइट? तो फ्रीक्वेंसी अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो फ्रीक्वेंसी 1 by f इज, या फिर f इज, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? What is frequency? 1 upon 2 pi root of k by m. K by m frequency. Frequency. Time period अगर आप बोल रहे हो it is root 2 pi root of m by k, आपने बताया, isn't it? This is what you told me. Okay, you told me that this is how it is. Correct? So here it will be simply 1 by 2 pi root of k1 plus k2 by m. है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो also easy question. Done. Next question. A simple harmonic motion having amplitude a and time period t is represented by an equation y equal to 5 sine of pi t plus 4 meter. Then the values of a in meter and t in second is. What is this? This is a joke. How come it is a joke? Y equal to 5 sine of pi t plus 4 pi meter. Compare with standard equation y equal to a sine of omega t plus phi. Correct? तो comparing equation 1 and 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, comparing with standard equation, तो बात खत्म, a की वैल्यू 5 आएगी, a की वैल्यू 5 आएगी। ओके, omega will be pi, right? Omega will be pi, but omega is 2 pi by t. pi गया तो t equal to 2, तो a5 और t2 ऑप्शन नंबर
A. Done. Question solved. Next question. Two particles are in simple harmonic motion on same straight line with amplitude A and 2A and with same frequency omega. It is observed that when first particle is at a distance of A by root 2 from origin and going towards the mean position, other particle is at extreme position on other side of mean position. Find phase difference between the two particles. Okay, so this question we will take in the next session, but provided you have to do this small assignment. Check out projection of uniform या फिर circular motion, projection of a particle performing circular motion as SHM. तो अगर एक पार्टिकल है वो अगर एक सर्कल पे है, इफ इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उस पार्टिकल का शैडो मतलब प्रोजेक्शन विल बी परफॉर्मिंग SHM. तो वहां से ये ज्यादा बेटर समझेगा, राइट? वहां से ज्यादा बेटर समझेगा. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू first go through theory, and I will include this question in the next session because 135 it is easy. You have to just think पहला पार्टिकल कहाँ है, दूसरा कहाँ पे है, हो गया क्वेश्चन खत्म. Okay, we'll stop here for today.